हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कक्षा 11वीं में आगे पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में। तो इस सिद्धांत को सबसे पहले हिटलर और लंदन ने सन 1927 ईस्वी में दिया था। उसके बाद पाउलिंग और स्लेटर नामक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने सन 1931 ईस्वी में इसको संशोधित किया था। जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसको शॉर्ट फॉर्म में VBT या फिर VBT या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी बोला जाता है। संयोजकता बंध सिद्धांत को दो आधार पे समझाया गया है। पहला है ऊर्जा पे आधारित संयोजकता बंध सिद्धांत और दूसरा है अतिव्यापन पे आधारित संयोजकता बंध सिद्धांत। तो जो ऊर्जा का आधार है उसको इसलिए लिया गया है क्योंकि ऊर्जा के मान में रिएक्शन के दौरान या तो कमी होती है या फिर वृद्धि होती है। तो जो परमाणु से अणु बनेगा तो ऊर्जा के मान कम होगा ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए, और ऊर्जा का मान ज़्यादा हो जाता है अगर ऊर्जा को अवशोषित करता है तो वो ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पे हाइड्रोजन अणु के लिए सबसे पहले अध्ययन किया गया तो बताया गया कि जो हाइड्रोजन है उसका दो परमाणु आपस में मिल करके हाइड्रोजन अणु बनाते हैं। तो उसके लिए ऋण 433 किलो जूल पर मोल डेलेज का मान मिलता है। तो इसमें एक हाइड्रोजन है गैसियस फॉर्म में प्लस एक और हाइड्रोजन है ये भी गैसियस फॉर्म में है। ये दोनों मिल करके यहाँ पे H2 अणु माने कि हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पे प्लस 433 किलो जूल पर मोल ऊर्जा यहाँ से बाहर निकलेगी। माने दो हाइड्रोजन मिल करके हाइड्रोजन गैस बनाएंगे तो 433 किलो जूल पर मोल ऊर्जा बाहर निकलेगी। माने एक मोल हाइड्रोजन अणु बनने में इतनी ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो ऊर्जा बाहर निकल रही है तो आंतरिक ऊर्जा के मान में कमी हो रही है। तो यहाँ पे डेल एच इक्वल टू हो जाएगा -33 किलो जूल पर मोल। इतनी ऊर्जा बाहर निकली तो डेल एच का मान हो जाएगा -33 किलो जूल पर मोल। तो ये हो गया हाइड्रोजन का निर्माण। इस प्रकार से ऊर्जा उत्सर्जित होती है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संभवन ऊष्मा मानेंगे, माने हाइड्रोजन गैस के बनने में परमाणुओं से अणु हाइड्रोजन के बनने में जो ऊर्जा आवश्यक होगी वो कहलाएगी उसकी संभवन ऊर्जा। तो यहाँ पे संभवन ऊर्जा का मान 433 किलो जूल पर मोल मिलता है। उसके बाद इसमें हाइड्रोजन का ही निर्माण होता है। तो जो हाइड्रोजन है इस प्रकार से है तो ये उसका नाभिक है, इसमें धन आवेश रहेगा और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहता है हाइड्रोजन 1s रहता है। तो 1s 1 है इसका परमाणु क्रमांक 1 है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 है हाइड्रोजन का। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रहता है तो ये इसके बाहर में रहेगा। तो जब दो हाइड्रोजन लेंगे तो दो हाइड्रोजन का नाभिक रहेगा, दो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी रहेगा। तो पहले इसमें इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण होगा और इन दोनों के बीच भी प्रतिकर्षण होगा, माने कि दो इलेक्ट्रॉन के बीच प्रतिकर्षण होगा और दो नाभिक के बीच भी प्रतिकर्षण होगा। लेकिन अगर इन दोनों के बीच देखेंगे तो आकर्षण होगा और इन दोनों के बीच भी आकर्षण होगा। तो जो समान ध्रुव हैं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और समान आवेश यहाँ भी प्रतिकर्षित करेंगे, लेकिन जो विपरीत आवेश हैं एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और यह भी विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ भी आकर्षण बंध होना चाहिए धन और ऋण के बीच, यहाँ भी धन और ऋण के बीच में। तो यहाँ पे ये इसी में बना है बंध, इसी परमाणु में, और ये वाला बंध भी इसी परमाणु का है। तो समय के साथ साथ जब रिएक्शन आगे बढ़ेगा तो ये वाला बंध ब्रेक होगा और ये वाला बंध भी ब्रेक होगा और इन दोनों बंध का निर्माण नया हो जाएगा। तो ये नया आकर्षण बल कहलाएगा और ये नया विकर्षण बल कहलाएगा। विकर्षण माने प्रतिकर्षण बल। तो ये दोनों नया विकर्षण बल
और ये दोनों नया आकर्षण बल। तो इस प्रकार से इसमें आकर्षण और विकर्षण के दौरान ही किसी भी परमाणु से अणु का निर्माण होता है। जब विकर्षण होगा या प्रतिकर्षण होगा तो ऊर्जा का मान बढ़ जाता है, क्योंकि प्रतिकर्षण में ऊर्जा मुक्त होती है। लेकिन जब आकर्षण होता है तो ऊर्जा का मान कम हो जाता है और स्थायित्व को अणु प्राप्त करता है। तो इसमें जो हाइड्रोजन का निर्माण है उसको एक ग्राफ के द्वारा समझाया गया है। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं उस ग्राफ को। तो इस प्रकार से एक ग्राफ है, इधर लिया गया है स्थितिज ऊर्जा को, यहाँ बीचों बीच लिया गया है, ये है अंतर नाभिकीय अक्ष, अंतर नाभिकीय अक्ष, ये 0 रहेगा। इधर रहता है नीचे 0 से नीचे नेगेटिव और 0 से ऊपर रहता है पॉजिटिव। यहाँ पे ए अणु है, माना यहाँ से वो आना शुरू करता है और यहाँ पे है HB अणु। तो पहले HA अणु जब HB अणु की तरफ आएगा तो इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा और इसमें जो त्रिज्या होगी दोनों के नाभिकों के बीच की हो जाएगा R0। तो ये जब HA HB के समीप आता है तो इसमें पहले आकर्षण होता है, तो आकर्षण होगा तो ऊर्जा का मान घटेगा। तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर आ रहा है तो ऊर्जा का मान घट रहा है। उसके बाद इन दोनों के जब नाभिक आपस में जुड़ जाते हैं तो नाभिकों के बीच प्रतिकर्षण शुरू हो जाता है। अब प्रतिकर्षण शुरू होगा तो इसका मान फिर से इधर बढ़ते हुए इसके समीप आ जाएगा। तो विकर्षण से ऊर्जा का मान जो नेगेटिव था वहां से फिर पॉजिटिव की ओर बढ़ने लगा है। तो जो हाइड्रोजन के लिए जो ग्राफ है उसमें पहले आकर्षण होगा तो ऊर्जा का मान कम होगा, फिर विकर्षण होगा तो ऊर्जा का मान बढ़ेगा और ये मान अंतर नाभिकीय अक्ष के बराबर आ जाता है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन अणु के निर्माण में ऊर्जा का परिवर्तन होता है। तो जो हाइड्रोजन अणु बनता है ये बन जाता है क्योंकि जो हाइड्रोजन है उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। तो दोनों का जो चक्रण है पहले हाइड्रोजन में इस प्रकार से है तो दूसरे हाइड्रोजन में नीचे की ओर है। तो दोनों का जो चक्रण है वो विपरीत दिशा में रहता है, जिसके कारण वे आपस में बंध बना करके विपरीत दिशा में चक्रण होने के कारण वे इलेक्ट्रॉन हमेशा चुंबकीय आकर्षण द्वारा बंधे हुए चुंबकीय आकर्षण का अनुभव करेंगे एक दूसरे के लिए और चुंबकीय आकर्षण द्वारा वे बंध बना करके H2 अणु बनाएंगे। लेकिन जो He2 अणु होता है उसमें चुंबकीय आकर्षण जो बल होता है वो नहीं पाया जाता है। जो हीलियम है उसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है हीलियम के लिए, तो इसमें पहले से 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। तो इसमें पहले से 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जो विकर्षण बल का मान है वो ज़्यादा, उसमें जो चुंबकीय आकर्षण बल का मान है इन दोनों के बीच विपरीत आवेश है, इसलिए दोनों के बीच जो आकर्षण बल का मान है वो पहले से अधिक रहता है विकर्षण बल की तुलना में। इसलिए यहाँ पे He2 अणु नहीं बनता है क्योंकि ये पहले से एक दूसरे के विपरीत 2 इलेक्ट्रॉन इसमें पाए जाते हैं। दूसरा आता है जो संयोजकता बंध सिद्धांत है उसकी दूसरी व्याख्या। उसमें देखते हैं कि कक्षक के अतिव्यापन के आधार पर उसका व्याख्या। तो जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना रहे हैं, H2 अणु का निर्माण कर रहे हैं। तो जब इसको अभी हम लोग ऊर्जा के आधार पर देखें, अब देखेंगे कि जो अतिव्यापन है उसके आधार पर इसका निर्माण कैसे होता है। तो पहले जो हाइड्रोजन है इसमें इसकी संरचना ये है और इसकी संरचना ये है, ये दोनों भाग ले रहे हैं, ये दोनों का नाभिक हो गया। इसमें पहला इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों जब आपस में क्रिया करेंगे तो एक दूसरे के समीप आते हैं और यहाँ पे अतिव्यापन कर लेते हैं। ये पहला हाइड्रोजन के लिए परमाणु कक्षक और दूसरे हाइड्रोजन के लिए परमाणु कक्षक है
और ये दोनों परमाणु कक्षक आपस में यहाँ पे घुल मिल गए आपस में। तो इसी प्रकार जो अर्धपूरित परमाणु कक्षक, इसमें 1s में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये आधा भरा हुआ है, तो इसको बोलेंगे अर्धपूरित परमाणु कक्षक। तो 2 अर्धपूरित परमाणु कक्षक जब एक दूसरे के समीप आते हैं और आपस में घुल मिल करके एक हो जाते हैं तो वो क्रिया कहलाती है अतिव्यापन। तो यहाँ पे अतिव्यापन सिद्धांत में सबसे पहले बताया गया है कि जो 2 अर्धपूरित परमाणु कक्षक है एक दूसरे के समीप आएंगे, एक दूसरे के समीप आकर के उसमें अतिव्यापन की क्रिया होगी। यहाँ तक पहला है इसका। अब इसमें दूसरा देखते हैं कि जो अतिव्यापन होता है तो जो दोनों का इलेक्ट्रॉन रहेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन बीच में आ जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन पे दोनों परमाणु का समान अधिकार बन जाता है। तो इसको जब अतिव्यापन के बाद लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखते हैं बीच में। तो जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है दोनों के बीच में रहता है और इन पे दोनों परमाणु का समान अधिकार रहेगा और ये जो उभयनिष्ठ इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से हुआ है तो ये एकल सहसंयोजक बंध यहाँ पे बनेगा। अगर इसको कक्षक के रूप में देखेंगे तो ये है 1s कक्षक, 1s1 पहले हाइड्रोजन के लिए, ये है 1s1 ये दूसरा हाइड्रोजन के लिए है। तो इसमें जो चक्रण है ये विपरीत होता है इसमें, तो एक का ऊपर है तो एक का नीचे है। ये दोनों जब यहाँ पे इस रूप में आते हैं तो दोनों एक ही कक्षक में आ जाएगा और ये H2 अणु का 1s2 यहाँ पे पूरा हो जाता है, तो यह स्थायी विन्यास बन जाता है। इस प्रकार से हाइड्रोजन का निर्माण कक्षक अतिव्यापन सिद्धांत द्वारा होता है। तो इसमें जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा उतनी ज़्यादा बंध की प्रबलता बढ़ेगी, जितना ज़्यादा अतिव्यापन होगा बंध उतना ही ज़्यादा प्रबल होगा। और जो बड़े अणु रहते हैं, बड़े आकार के अणु रहेंगे, उसमें अगर ये इतना बड़ा रहेगा तो नाभिक से दूरी बढ़ जाएगी, तो इसमें आकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा, जिसके कारण ये अधिक मात्रा में अतिव्यापन नहीं कर सकेगा और कम अतिव्यापन होने के कारण उसकी जो बंध की प्रबलता है वो दुर्बल हो जाएगी और दुर्बल प्रकार का बंध यहाँ पे बनता है। ये तो था हाइड्रोजन अणु का बनना। इसी प्रकार यहाँ पे S कक्षक का अतिव्यापन हुआ है, लेकिन इसी प्रकार से इसमें P कक्षक का भी अतिव्यापन हो सकता है, जो संयोजकता बंध सिद्धांत के द्वारा अणु के निर्माण को समझाते हैं। तो देखते हैं कि जो HF अणु का निर्माण है वो कैसे होगा। तो HF अणु को बनाएंगे इसी सिद्धांत द्वारा। तो पहले हम लोग दोनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे। तो हाइड्रोजन का एक रहता है तो ये हो जाएगा 1s1 और जो फ्लोरीन का है ये 9 रहता है तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p5। ये हो गया। अब इसकी कक्षक देख लेते हैं। तो इसके पहले कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन है 1s में और यहाँ पे ये दोनों तो भरा हुआ है, तो ये दोनों इस प्रकार से हो जाएगा। ये है 1s, ये है 2s और इसमें देखेंगे तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा रहेगा 2p में। यह है 1s2, यह है 2s2 और यह 2p में 2 2 4 1 5 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कहाँ पे अतिव्यापन होगा? इसके बीच और इस वाले कक्षक के बीच अतिव्यापन होगा। तो इसको उल्टा लिख देते हैं। जब HF बनता है तो ये हाइड्रोजन के लिए है, हाइड्रोजन, और यहाँ पे हम लोग फ्लोरीन का लेंगे तो ये इस प्रकार से लिखेंगे इसको और इन दोनों को इधर लिख देते हैं उल्टा करके। तो ये हो जाएगा 1s, ये हो जाएगा 2s, ये हो जाएगा 2p। यहाँ पे ध्यान रखना कि जब नीचे 1s 2s लिखोगे तो यहाँ पे 2 2 और लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें भरा रहता है। यहाँ पे 2p5 नहीं लिखते हैं क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन इसमें भरा हुआ है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन और
फ्लोरीन के एक कक्षक के बीच अतिव्यापन हो रहा है। ये दोनों कक्षक आपस में यहाँ पे मिल जाएंगे और दोनों का जो एक एक इलेक्ट्रॉन था इस प्रकार से बन जाएगा। तो ये इसका एस कक्षक है और इसका पी कक्षक है। तो ये जो कक्षक कहलाएगा sp कक्षक कहलाएगा और ये किसके लिए होगा? HF अणु के लिए। तो इस प्रकार से s कक्षक और p कक्षक का अतिव्यापन होता है। अगर हम लोग इसको कक्षीय चित्र के द्वारा देखेंगे, माने कक्षक का जो चित्र है उसको बोलेंगे कक्षीय चित्र। तो कक्षीय चित्र के द्वारा देखते हैं तो ये रहता है, यह 1s हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन था और p कक्षक को इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था। तो इन दोनों में अतिव्यापन होगा तो ये इस प्रकार से बनेगा और दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो यह है s कक्षक, इसका नाभिक, और यह है p कक्षक। तो s कक्षक और p कक्षक यहाँ पे अतिव्यापन कर रहे हैं और दोनों के सिरों में अतिव्यापन हो रहा है। तो यहाँ पे सिग्मा बनता है और यहाँ से HF का निर्माण इस प्रकार से होता है। यह तो था HF का, जिसमें एक S कक्षक था और एक P कक्षक था। अगर दो P कक्षक जब हम लोग देखेंगे F2 अणु का निर्माण, जो F2 अणु अगर बनता है इसकी जगह पे, तो F2 अणु जब बनेगा तो इसमें दो ठो F कक्षक आपस में अतिव्यापन करेंगे और F2 अणु बनाएंगे। तो पहला F कक्षक ये है तो दूसरा F के लिए भी इसी प्रकार का होगा, F1 बराबर ये। तो F2 बराबर भी ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसमें पाया जाएगा। तो उसके लिए जब देखेंगे तो उसमें ये वाला P कक्षक F2 के लिए भी लेंगे तो दोनों को ऐसे उल्टा लिख देते हैं, ये पहले के लिए है और ये दूसरे के लिए है। तो यहाँ पे ये एक और इधर 4 भरा रहेगा। इस प्रकार से तो ये F1 का P कक्षक है और ये F2 का P कक्षक है, ये p ऑर्बिटल और ये भी p ऑर्बिटल। तो इन दोनों के बीच इसमें अतिव्यापन हो जाता है और ये दोनों मिलकर के यहाँ पे एक कक्षक बना लेते हैं जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो यहाँ पे ये p अतिव्यापन कहलाएगा। उसमें S और P के बीच अतिव्यापन हुआ था तो ये p अतिव्यापन कहलाएगा। जब इसकी कक्षीय चित्र देखेंगे तो ये पहले का P कक्षक है और ये दूसरे का P कक्षक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन था, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों जुड़े हैं तो इसका जो चित्र है इस प्रकार से बनेगा और दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे। तो इस प्रकार ये एक P कक्षक है। यहाँ पे एक्सिस को लेना जरूरी है, इस वाले मेन एक्सिस को, क्योंकि इसमें डंबल आकार या डमरू के आकार की आकृति रहती है। तो ये एक डमरू है, ये दूसरा डमरू, तो इस प्रकार से इसमें डमरू की आकृति पाई जाती है। तो इस प्रकार दो P कक्षक आपस में अतिव्यापन कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है कि केवल H2 अणु ही बनता है, H3 या फिर H4 अणु क्यों नहीं बनता? तो जो हाइड्रोजन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसका पूरा हो जाता है, द्विक पूरा हो जाता है। इसलिए जो हाइड्रोजन है केवल दो हाइड्रोजन ही संयोग करेंगे तो इनका द्विक पूरा हो जाएगा और ये स्थायी हो जाएंगे। इसलिए केवल दो हाइड्रोजन ही संयोग करते हैं, इनको तीसरा इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं रहती है स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए, न ही चौथा इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसलिए ये H3 और H4 नहीं बनाते, केवल H2 ही बनाते हैं। उसके बाद He2 अणु क्यों नहीं बनता है? तो जो He का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो इस प्रकार से रहता है 1s2। इतने पे फोकस करना। हीलियम का 1s2 है, इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो दो इलेक्ट्रॉन पहले से है, माने कि द्विक पूरा है। इसका द्विक पूरा है तो ये स्थायी है, तो स्थायी विन्यास इसका पहले से बना बनाया है
तो इसको और स्थायित्व के लिए किसी से जुड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये किसी और से क्रिया नहीं करता है और न ही उसमें अतिव्यापन होता है, इसलिए He2 कक्षक भी नहीं बनता है। उसके बाद जो परमाणु कक्षकों का अतिव्यापन है उसके बारे में डिटेल से आगे अगली क्लास में पढ़ेंगे।